देखिए भी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, देखो, कोई रेलगाड़ी बिना ढाल वाले, कोई रेलगाड़ी बिना ढाल वाले, कोई रेलगाड़ी बिना ढाल वाले 30 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर, ढाल वाले 30 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर, कोई रेलगाड़ी बिना ढाल वाले 30 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर 54, कितनी दी अपन को, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोई रेलगाड़ी बिना ढाल वाले 30 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर 54 यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। फिर क्या करें, रेलगाड़ी का द्रव्यमान 10 की घात 6 किलोग्राम है। रेलगाड़ी का द्रव्यमान 10 की घात 6 किलोग्राम है। ये तो आंकड़े अपन को दिए हुए हैं। अब इसमें क्या क्या पूछ रहे थे, वही तरीका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग की एक ही क्वेश्चन के कई पार्ट पूछे जाते हैं, तो यहां पर भी एक ही क्वेश्चन के कई पार्ट पूछे जा रहे हैं। फिर से पूछा जा रहा है, देखो क्या पूछ रहे हैं। अब देखिएगा नंबर फर्स्ट, पहला जो दिया है इन्होंने, पहला जो पूछ रहे हैं इस कार्य, पहला जो पूछ रहे हैं वो ये इसके अंदर जाना चाह रहे हैं कि इस कार्य को करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है घूमने के लिए। नंबर फर्स्ट, इस कार्य को करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है। अब इसमें ऑप्शन भी इसने दिए हैं कि इंजन या पटरियां, इंजन या पटरियां, कि इन दोनों में से कौन इस कार्य को प्रदान करता है। नंबर सेकंड इसी क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो है पटरियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु, पटरियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु मोड़ का ढाल कितना होना चाहिए। मोड़ का ढाल कितना होना चाहिए। ये लो, ये दो क्वेश्चन है इस एक क्वेश्चन के अंदर। अब देखो एक एक करके इनको अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें इस कार्य को करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है, पहले तो ये पूछा जा रहा है। तो देखो ध्यान रहे, मैं इसमें अभिकेंद्रीय जो बल है वो पटरियों के पार्श्व बल द्वारा प्रदान किया जाता है। पहले का आंसर तो ये आ गया, अभिकेंद्रीय बल पटरियों के पार्श्व बल
बल द्वारा प्रदान किया जाता है। ये लो, पहले क्वेश्चन का आंसर दिया गया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में है। अब इस क्वेश्चन के लिए आंकड़े क्या क्या दे रखे हैं वो देखो। नंबर 1, त्रिज्या दे रखी है आपको 30 मीटर दी हुई है और इसकी चाल भी आपको दी है इन्होंने 54 किलोमीटर पर आवर। तो इस 54 किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले अपन को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो वही तरीका 5/18 से गुणा कर दीजिए। ये लो भाई, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। 18, 36, 54, 35, 15 मीटर पर सेकंड। तो ये चाल हो गए। फिर इसमें बात क्या कह रहे हैं, रेलगाड़ी का द्रव्यमान भी दे दिया इन्होंने, 10⁻⁶ किलोग्राम दिया हुआ है और ये पूछ रहे हैं ढाल कितना होगा, यानी थीटा निकालना है। अब देखिएगा भाई, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वही फॉर्मूला आपके पास tan थीटा = v²/rg से। तो देखो भाई क्या वैल्यूज आपके पास आती है। v की वैल्यू कितनी है 15 इंटू ये 15 कर दिया क्योंकि स्क्वायर है। r की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 दी हुई है। g की वैल्यू आपने 10 ले ली है। तो देखो भाई ये 2 टाइम कैंसिल हो गया तो यहां मेरे पास क्या रह गया है 5 से ये 2, 5 से ये 3, यानी कि 3/4। गौर कीजिए tan थीटा = अगर 3/4 है यानी कि थीटा क्या लिखूंगा मैं, tan इनवर्स 3/4। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके लिए आप देखो ये आपके बहुत काम आएगा कि tan थीटा = 3/4 हो तो थीटा कितना होगा, या ये कह सकते हैं tan 37 इतना हो लगभग। तो इसके लिए ट्राइंगल से आप इसे याद रखें क्योंकि आपके बहुत ज्यादा काम आएगा मैकेनिक्स के अंदर। देखिए मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, इस ट्राइंगल को अपन 3, 4, 5 कह सकते हैं। 3, 4, 5 ये इसकी साइड है, 3, 4, 5 इसकी साइड है। तो देखो ये एंगल कितना है 90, तो ये एंगल होता है 37 डिग्री और ये वाला जो एंगल है ये होता है 53 डिग्री। ये लगभग वैल्यूज मैंने ले लिए। तो अब आप देख लो, आप इस एंगल से अपन इस ट्राइंगल से बहुत सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। जैसे आपको tan 37 डिग्री चाहिए तो लंब बटे आधार, लंब ये हो गया 3, आधार हो गया है 4 क्योंकि ये तो कर्ण है। अगर आपको चाहिए tan 53 डिग्री के वैल्यू तो देखो लंब कितना हो गया है 4, लंब तो क्या हो गया है ये 4, फिर ये है कर्ण तो ये आधार कितना हो गया 3 यानी कि 4/3। लंब बटे आधार, लंब और फिर ये आधार 3। अगर आपको चाहिए इसके अंदर, जैसे अगर मान लो आपसे वैल्यू निकलवाई जाए sin 37 लंब बटे कर्ण, लंब हो गया है 3, कर्ण हो गया है 5, sin 53 डिग्री लंब बटे कर्ण यानी कि लंब तो हो गया है 4 और कर्ण हो गया है 5। तो देखो इस तरह से ये वैल्यूज आपके बहुत काम की हैं। इसी तरह से cos 37 आधार बटे कर्ण, तो देखिएगा भाई आधार क्या हो जाएगा 4 और कर्ण हो गया है 5। cos 53 डिग्री आधार बटे कर्ण, ये तो है इसका कर्ण, यह है आधार यानी कि 3/5। ये लो, अब आप इससे आप याद रखें, आप इसे बोलते हैं 3, 4, 5 ट्राइंगल। 3, 4, 5 ट्राइंगल में 90, 37 और 53। अब आप देख लो tan थीटा = 3/4 है, इसका मतलब 3 यानी 37 डिग्री हो गया, यानी कि इसे मैं अप्रोक्स 37 डिग्री कह सकता हूं, यानी 37 डिग्री अपने पास इसका क्वेश्चन क्या आ गया, आंसर आ गया। आप इस ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट को अपने नोटबुक में स्पेशली नोट कर लें क्योंकि मैकेनिक्स में इसका बहुत यूज होगा, कई जगह काम आता है। पिछले भी कई क्वेश्चनों में अपन इसको यूज कर चुके हैं, आपने देखा भी होगा कि वहां पर भी इसका उपयोग हुआ था, किस तरह से कहां यूज है। यहां आप इस क्वेश्चन को नोट करें, अपन ने क्वेश्चन नंबर 30 तक ये सोल्व कर लिए हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, ये तो क्वेश्चन नंबर 31 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 29 किया था मेज पर रखे हुए, फिर 30 अपन ने लिया था वायु, और ये है क्वेश्चन नंबर वायुयान वाला, और ये है क्वेश्चन नंबर 31। ध्यान रहे भाई, क्वेश्चन नंबर 31 तक सोल्व कर लिया अपन ने भाई। एक जो क्वेश्चन किसी मेज पर रखा हुआ जो सिक्के थे के ऊपर करते वो क्वेश्चन नंबर था 29, फिर उसके बाद वायुयान वाला वो क्वेश्चन नंबर 30 है, ये है क्वेश्चन नंबर 31। भाई सीक्वेंस अगर चेंज हो जाए तो आप अपनी बुक से इनको कंसल्ट कर सकते हैं।
यहां अपने पास क्वेश्चन 31 तक अपने सोल्व कर लिए हैं। अब अपने पास 9 क्वेश्चन और इसमें भी शेष है, और इस क्वेश्चन के साथ साथ अपन ने ये 3, 4, 5 ट्राइंगल को भी जान लिया है, जो कि अपने न्यूमेरिकल्स हल करने में काफी हेल्प करेगा। देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 31 तक सोल्व कर चुके थे। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 जो क्वेश्चन नंबर है उसके अंदर ये क्या कह रहे हैं वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक लॉजिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल तो सिंपल है, लेकिन उसमें एक लॉजिक दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि चित्र में दर्शाए अनुसार, यानी डायग्राम बनाना होगा अपन को। चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र में दर्शाए अनुसार 50 किलोग्राम द्रव्यमान का, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई व्यक्ति 25 किलोग्राम द्रव्यमान को, चित्र में दर्शाए अनुसार 50 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई व्यक्ति 25 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी गुटके को, 25 किलोग्राम चित्र में दर्शाए अनुसार 50 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई व्यक्ति 25 किलोग्राम द्रव्यमान के 25 किलोग्राम द्रव्यमान के 25 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी गुटके, 25 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी गुटके को दो भिन्न तरीकों से उठाता है, कि किसी गुटके को दो भिन्न तरीकों से उठाता है। कौन से दो भिन्न तरीकों से उठाता है देखो। तो अब इसके अंदर दो भिन्न तरीकों से उठा रहा है। किस किस तरीके से उठा रहा है देखो। नंबर फर्स्ट, इसमें अपन डायग्राम बनाएंगे। यहां पर भाई ये कोई व्यक्ति अपन बना दें पहले, तो ये इस तरह से, ये लो भाई, फिजिक्स में थोड़ा सा व्यक्ति इसी टाइप से बनेगा। एक तो ये देखो, इस गुटके को जो यहां से उठा रहा है, ये लो, ये गुटका है 25 किलोग्राम का। ये इस गुटके को इस तरह से यहां से यूं ऐसे ऊपर की ओर उठा रहा है। देखो सिंपलेस्ट डायग्राम बनाने की कोशिश की है आपके लिए। एक तो तरीका इसका ये है, इसको तरीके को नाम देता हूं नंबर ए, एक तरीका। एक दूसरा इस तरीके से उस गुटके को उठा रहा है, वही व्यक्ति है, लेकिन उसने क्या किया हुआ है, यहां पर ये एक घिरनी लगाई हुई है। ये लो, इस घिरनी के ऊपर से वही गुटका है 25 किलोग्राम का। यहां उस व्यक्ति के हाथ के अंदर ये रस्सी आ रही है। ये एक तरीका तो ये है, इसको मैं नाम देता हूं इस तरीके को बी। दो तरीके से वो उस गुटके उठा रहा है, एक तो इस तरह से उठा रहा है और एक घिरनी लगा करके इस तरह से उठा रहा है गुटके को। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार 50 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई व्यक्ति 25 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी गुटके को दो भिन्न तरीकों से उठाता है। अब उसमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहे हैं देखिए। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले ये पूछ रहे हैं दोनों स्थितियों में उस व्यक्ति द्वारा फर्श पर आरोपित क्रियाबल कितना है। दोनों स्थितियों में
दोनों स्थितियों में उस व्यक्ति द्वारा, दोनों स्थितियों में उस व्यक्ति द्वारा फर्श पर, दोनों स्थितियों में उस व्यक्ति द्वारा फर्श पर आरोपित क्रियाबल, फर्श पर आरोपित क्रियाबल कितना है, पहला तो ये पूछा जा रहा है। फिर देखिएगा सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन में, सेकंड इसमें पूछ रहे हैं यदि 700 न्यूटन अभिलंब बल से, यदि 700 न्यूटन अभिलंब बल से, यदि 700 न्यूटन अभिलंब बल से फर्श धंसने लगता है, अभिलंब बल से फर्श धंसने लगता है, यदि 700 न्यूटन अभिलंब बल से फर्श धंसने लगता है तो फर्श को धंसने से बचाने हेतु फर्श को धंसने से बचाने हेतु उस व्यक्ति को, बचाने हेतु उस व्यक्ति को गुटके को उठाने के लिए, उस व्यक्ति को गुटके को उठाने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। ये लो, ये अपने पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपन इस क्वेश्चन को देखो सोल्व करते हैं। ये चित्र जो है क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अपन देखो इसे अपन, चलो इसकी थोड़ी सी स्माइल बढ़ा देते हैं। ये लो, देखिएगा अब इसको अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले अपन ए और बी दो स्थितियां दी गई है। अब नंबर फर्स्ट, पहले मैं ज्ञात करता हूं दोनों स्थितियों में उस व्यक्ति द्वारा फर्श पर आरोपित क्रियाबल, व्यक्ति द्वारा फर्श पर आरोपित क्रियाबल कितना है ये मुझे ज्ञात करना है। तो देखिएगा भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके अंदर स्थिति ए के लिए। अगर स्थिति ए की बात करूं तो आप देखें ये उसको गुटके को इस तरह से उठा रहा है। अगर गुटके को यूं उठा रहा है तो इसका मतलब वो फर्श के ऊपर क्या है, प्रतिक्रिया बल ज्यादा लगा रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा ही है। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं स्थिति ए में व्यक्ति द्वारा फर्श पर जो प्रतिक्रिया बल होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, डबल हो जाएगा। कैसे, देखो स्थिति ए के लिए मैं कह सकता हूं, यहां लिख देता हूं मैं, व्यक्ति द्वारा फर्श पर आरोपित क्रियाबल, फर्श पर व्यक्ति द्वारा फर्श पर आरोपित क्रियाबल, अगर इसकी बात करूं तो देखो ये क्रियाबल कितना होगा। स्थिति ए की बात कर रहा हूं मैं, एफ ए कर देता हूं मैं इसे। तो देखिए आप इसमें क्या देखेंगे कि दो बल हैं, एक तो उस गुटके का भार, उसको वो उठा रहा है, दूसरा उसका खुद का भार। दोनों की ही क्रिया के फलस्वरूप फर्श के ऊपर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। यानी कि मैं इसे कह सकता हूं उस व्यक्ति का भार क्या हो गया है, mg, प्लस गुटके का भार, गुटके का द्रव्यमान भाई स्मॉल m से ले रहा हूं, व्यक्ति का भार कैपिटल M से। तो देखिए क्या है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल g। स्मॉल g गुरुत्व त्वरण है,
अब अपन इसके अंदर वैल्यूज पुट करें। देखो कैपिटल एम कितने किलो का व्यक्ति है भाई, 50 किलोग्राम का, और गुटके का द्रव्यमान कितना है, 25 किलोग्राम दिया हुआ है, यानी कि 50 प्लस 25, और जी की वैल्यू है 10, यानी कि 75 इंटू 10 750 न्यूटन। इतना बल किसके ऊपर लगेगा, फर्श के ऊपर। अब जरा गौर कीजिए, सेकंड पार्ट क्या करें, यदि 700 न्यूटन अभिलंब बल से फर्श धंसने लगता है तो फर्श को धंसने से बचाने हेतु उस व्यक्ति को गुटके को उठाने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। उससे पहले अपन दूसरे तरीके की और बात कर लें। तो नंबर फर्स्ट तो अपन ने बात कर ली है। अब इसी में देखो नंबर फर्स्ट के अंदर अपन बात कर रहे हैं स्थिति ए के लिए, फर्स्ट पार्ट की। फिर देखो फिर अपन बात करते हैं स्थिति बी के लिए, स्थिति स्मॉल बी के लिए। अगर स्थिति बी के लिए अगर अपन बात करें तो देखिएगा स्मॉल बी वाली जो स्थिति है, व्यक्ति द्वारा फर्श पर बल, व्यक्ति द्वारा फर्श पर क्रियाबल, फर्श पर क्रियाबल, व्यक्ति द्वारा फर्श पर क्रियाबल, मैंने मान लिया ये एफ बी है, बी स्थिति का। तो अब यहां आप गौर कीजिएगा, व्यक्ति का जो भार है वो तो क्या है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है, यानी ये तो फर्श पर लगना ही है, लेकिन जो गुटका है उसको ये इस तरह से देखो पुली से यो खींच रहा है, यानी कि इस तरफ, तो इसका प्रतिक्रिया बल उसका ऑपोजिट हो गया, यानी ये तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यानी इसके लिए मैं यूं कह सकता हूं एफ बी इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा इसके अंदर वो होगा कैपिटल एम जी, यानी व्यक्ति का भार माइनस गुटके का भार, यानी इसके अंदर क्रियाबल क्या लगेगा, कम लगेगा। अर्थात इक्वेशन क्या हो गई, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी, वैल्यू रखिएगा भाई 50 माइनस 25 इंटू 10 25 यानी कि 250 न्यूटन। तो ध्यान रहे दूसरी स्थिति और पहली स्थिति को अगर कंपेयर करें, आपको पता है 700 न्यूटन से फर्श धंस सकता है, और यहां इसमें कितना आ रहा है 750 न्यूटन, और यह है 250 न्यूटन, यानी कि दूसरा जो तरीका है वो श्रेष्ठ है। अगर पहले तरीके को अपनाया गया तो हो सकता है कि फर्श क्या हो, धस जाए, क्योंकि उसमें बल क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो अब अपन इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में मैंने ए और बी स्थिति ले ली है, नंबर सेकंड क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के कई पार्ट हैं, सेकंड में वही कह रहे हैं यदि 700 न्यूटन अभिलंब बल से फर्श धंसने लगता है तो फर्श को धंसने से बचाने हेतु उस व्यक्ति को गुटके को उठाने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा, चूंकि 700 न्यूटन के लंबवत बल से नीचे धंसने लगता है फर्श, इसलिए विधि भी अपनानी चाहिए। चूंकि 700 न्यूटन के अभिलंब बल से फर्श नीचे धंसने लगता है, इसलिए उस व्यक्ति को तरीका बी वाला तरीका अपनाना चाहिए। यानी उस व्यक्ति को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, तरीका नंबर बी अपनाना चाहिए, ताकि फर्श के ऊपर बल क्या लगे, कम लगे। ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 32 अपन ने सोल्व कर लिया है। ध्यान रहे इससे पहले के लेक्चर में अपन ने 30 और 31 किया था, लेकिन 31 की नंबरिंग में अपन ने 30 ही कर दिया था, तो उसको करेक्शन मैंने कर दिया था बाद में। अब अपन ने क्वेश्चन नंबर 32 अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है क्या और क्या वो क्वेश्चन कह रहा है। देखिए उस एक जो क्वेश्चन नंबर जो अपन नेक्स्ट जो सोल्व करने जा रहे हैं 33,
उस एक क्वेश्चन के भी 4 पार्ट है कि किसी रस्सी से कोई बंदर है या कोई भी जंतु है, वो उस पर चढ़ रहा है इतने त्वरण से, इतने वेग से, सुनतापूर्वक गिर रहा है, यानी उसमें भी 4 स्थितियां दे रखी। एक ही क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए हुए हैं, क्या है और कैसे हैं वो 4 पार्ट, अब उस क्वेश्चन में अपन देखेंगे। देखिए भाई, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 32 अपन ने सोल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं 40 किलोग्राम द्रव्यमान का 40 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई बंदर, द्रव्यमान का कोई बंदर 600 न्यूटन का अधिकतम तनाव सह सकने योग्य, कोई बंदर 600 न्यूटन का अधिकतम तनाव सह सकने, यानी कि इतना महसूस, यानी कि मैक्सिमम सह सकता है, अधिकतम तनाव सह सकने योग्य 40 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई बंदर 600 न्यूटन का अधिकतम तनाव सह सकने योग्य किसी रस्सी पर चढ़ता है। योग्य किसी रस्सी पर चढ़ता है नीचे दी गई स्थितियों में, यानी कि 4 पार्ट है भाई, नीचे दी गई स्थितियों में 4 अलग अलग स्थितियां हैं। नीचे दी गई स्थितियों में से किस में रस्सी टूट जाएगी, स्थितियों में किस में रस्सी टूट जाएगी, ये लो भाई। अब देखो 4 अलग अलग स्थितियां हैं, उन स्थितियों को अपन उस क्वेश्चन के साथ साथ ही क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, वही ज्यादा बेटर होगा। अगर मैं चारों स्थितियों को यहां लिखूंगा तो क्वेश्चन सोल्व करने की मेरे पास जगह ही नहीं बचेगी, यहां पर ऐसे स्पेस नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो अपन ये देखें किस तरह से है। देखिए चलो, ये कोई छत है, इस छत के साथ ये कोई रस्सी लगाई हुई है, इस रस्सी के साथ ये लो मैं कोई बंदर बना देता हूं, ऐसे छोटा सा है, कुछ भी कॉमन एक इस तरह से, ये लो ये आपने कोई एल, ये बंदर की पूंछ, कोई भी जंतु ले लेते हैं, जरूर ये बंदर हो, कोई भी एनिमल ये हो सकता है। ये लो, अगर ये इसके ऊपर रस्सी के ऊपर चढ़ता है तो अब अपन को इसमें अलग अलग स्थितियों के लिए तनाव का मान ज्ञात करना है। अब देखो, अगर तनाव 600 न्यूटन से ज्यादा आ रहा है किसी भी स्थिति में तो रस्सी क्या होगी, टूट जाएगी, और 600 न्यूटन से कम आ रहा है तो रस्सी नहीं टूटेगी। तो किस स्थिति में रस्सी टूटेगी, किस में नहीं टूटेगी, यही अपन को पता करना है। तो देखिए नंबर फर्स्ट ये इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भाई स्थिति 4 के अंदर से नंबर फर्स्ट कह रहे हैं कि बंदर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बंदर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर चढ़ता है, के त्वरण से ऊपर चढ़ता है। पहली स्थिति यह है कि बंदर अगर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर चढ़ रहा है तो क्या रस्सी टूटेगी अथवा नहीं टूटेगी। देखिए इसको पता करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन उस एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन हैं। फिर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, या नियत वेग से चढ़ रहा है, नियत वेग से उतर रहा है, इस तरह से मिलाकर के 4 क्वेश्चन अपन को इसमें दिए हुए हैं, तो अपन उनको ही डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन एक नहीं रहा, क्वेश्चन कई पार्ट हो गए हैं अपने पास। अब देखिएगा, बंदर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर चढ़ रहा है तो क्या कंडीशन अपने पास बनेगी, जरा गौर कीजिएगा। ये जैसे रस्सी है, यहां जैसे कि कोई बंदर था, तो अब जरा गौर करें, इस बंदर का द्रव्यमान मैंने स्मॉल m ले लिया है। अब देखें इसमें जो त्वरण है स्मॉल a, ये कहां है, ऊपर की ओर है।
तो अब देखें, एक तो उसका जो भार होगा mg वो कहां होगा, नीचे की ओर होगा, और रस्सी में तनाव बल T इस डायरेक्शन में होगा। अब आप गौर करें, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब इसके अंदर बंदर फिर भी ऊपर जा रहा है उसके भार के विरुद्ध, यानी रस्सी के अंदर तनाव ज्यादा है तभी तो ऊपर जा रहा है। तो T माइनस जो mg होगा वो गति वाला बल प्रदान करेगा। T माइनस mg ही न्यूटन के गति के नियम के अनुसार क्या करेगा, गति वाला बल प्रदान करेगा। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं, इस क्वेश्चन के लिए इक्वेशन बन गई T माइनस mg इज इक्वल टू ma। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन से मुझे T को सोल्व करना है। तो देखो भाई, T इज इक्वल टू हो गया है mg प्लस ma, या मैं कह सकता हूं T इज इक्वल टू m को कॉमन ले लिया है, ये लो g प्लस a। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। क्या क्या वैल्यू दी हुई है भाई, बंदर कितने किलो का है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान का है। यानी m की वैल्यू मैंने ले ली है 40, g की वैल्यू मुझे 10 लेनी है, क्योंकि चैप्टर क्वेश्चनों के शुरू में ही लिखा हुआ है बुक के अंदर कि गणितीय सुविधा के लिए आप गुरुत्वाकर्षण का मान कितना लीजिए, 10 लीजिए। तो इसलिए अपन जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं ताकि गणितीय कैलकुलेशन अपने लिए क्या रहे, आसान रहे। 9.8 से थोड़ी जटिलता आ जाती है। तो देखिए, जी की वैल्यू 10 हो गई, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। 40 इंटू 16, 10 प्लस 6 यानी कि 640 न्यूटन। गौर करें भाई, 600 न्यूटन से अधिक है टी, यानी टी मैक्सिमम जो है उससे भी क्या है, टी ज्यादा है, यानी कि टी इज ग्रेटर देन क्या है, टी मैक्सिमम है इस स्थिति में। इसलिए इस स्थिति में क्या होगी, रस्सी टूट जाएगी। यानी बंदर अगर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर चढ़ता है तो रस्सी निश्चित रूप से क्या होगी, टूट जाएगी। अब देखिएगा भाई, नंबर सेकंड, अभी तो एक क्वेश्चन सोल्व किया है अपन ने 33वें का एक भाग। सेकंड भाग के अंदर ये क्या कह रहे हैं कि बंदर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे उतरे। बंदर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे उतरे। अगर बंदर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से इसमें तो 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से ऊपर चढ़ रहा था, अब क्या हो रहा है, नीचे उतर रहा है। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी इसके अंदर, ये मेरे पास रस्सी है, यहां ये जैसे बंदर है, इस बंदर का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, इसका त्वरण इस डायरेक्शन में दिया हुआ है अपन को। तो देखिए भाई, इसका जो भार होगा mg वो तो कहां लगेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा, और रस्सी में तनाव तो इस डायरेक्शन में ही है। बिल्कुल यही तो स्थिति बन रही है। अब आप जरा गौर कीजिएगा, अब इसमें बंदर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे आ रहा है, इसका मतलब mg माइनस टी इक्वेशन बनेगी। ऊपर जाने पर तो क्या था, t माइनस mg था, अब गुरुत्व के डायरेक्शन में है, यानी कि अब जो इक्वेशन मेरे पास बनेगी इसके अंदर वो बनेगी mg माइनस टी, क्योंकि बंदर नीचे आ रहा है, mg माइनस टी, और इस डिफरेंस से ही अपन को क्या मिलेगा, गति वाला बल अपन को प्राप्त हो जाएगा। यानी mg माइनस टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ma आ जाएगा। ये लो, मुझे तो क्या फाइंड आउट करना है इसमें t, तो इसको इधर ले आइए, आप इसको इधर पक्षांतरण कर लीजिए, तो ये हो जाएगा mg माइनस ma, और t को मैं इधर ले जाऊं, यानी कि t इज इक्वल टू m को मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये हो गया है g माइनस a। अब देखो भाई, m की वैल्यू 40 है, g की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 4 है, 40 इंटू 6 240 न्यूटन, ये अपने पास इतना बल इसके ऊपर लगेगा। अब आप गौर कीजिएगा, 240 जो न्यूटन है वो किससे, टी मैक्सिमम से तो क्या है, कम है, क्योंकि टी मैक्सिमम कितना दिया हुआ है भाई, 600 न्यूटन है, यही तो दिया हुआ है। तो अब देखिएगा, टी इज लेस देन 600 न्यूटन, या यूं कह सकता हूं टी मैक्सिमम से क्या है, ये कम है। चलो ऐसे लिखते हैं अपन, टी इज लेस देन टी मैक्सिमम, इससे ये क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो रस्सी नहीं टूटेगी, इसलिए रस्सी नहीं टूटेगी। ये लो है। अब नंबर थर्ड की और बात करते हैं अपन। नंबर थर्ड ये क्या कह रहे हैं, देखो
तीसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का। भाई अपन 2 पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं, अभी 2 बाकी हैं। तीसरे पार्ट में देखो, क्वेश्चन कहने के लिए एक है, लेकिन एक ही क्वेश्चन के कई कई पार्ट हैं। यही तो एनसीईआरटी की खासियत है कि एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चनों का क्या है, समावेश है। इसलिए क्वेश्चनों में इसमें मैक्सिमम टाइम स्पेंड होता है, बहुत ज़्यादा टाइम अपना खर्च होता है, लेकिन ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही अपनी फिजिक्स को सिखाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। एनसीईआरटी क्लियर करने का मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन अच्छे से आपके सॉल्व होने चाहिए। अब देखिएगा नंबर 3 के अंदर ये क्या कह रहे हैं। नंबर 3 में कह रहे हैं जब बंदर 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से ऊपर चढ़ता है। जब बंदर 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से ऊपर चढ़ता है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अगर एक समान चाल का है, वही ध्यान रखना, और एक समान चाल का मतलब क्या है, त्वरण का मान 0 होना, यानी अब त्वरण का मान 0 है। तो इस स्थिति के अंदर अगर मैं बात करूं नंबर 3 के अंदर, तो मेरे पास इक्वेशन कैसे बनेगी वो देखिए। यहां ये बंदर का मैंने द्रव्यमान लिया हुआ है। अब देखिए भाई, बंदर का भार तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगना है, ये तो निश्चित है। भार तो कहां लगना है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, यानी कि mg। चलो इसे मैं थोड़ा सा और ऊपर ले देता हूं, इस इक्वेशन को। ये बंदर का, यहां मैंने इस जगह इस बंदर को ले लिया है m इसका मास है। भार कहां लगना है इसका, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, यानी कि mg की जो वैल्यू होगी वो कहां है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। और रस्सी के अंदर जो तनाव है वो तो क्या है, ऊपर की ओर यूं है, ये इस डायरेक्शन में। अब जरा इसमें गौर करेंगे कि जो एक समान चाल का मतलब त्वरण का मान क्या है, 0 है। भाई त्वरण 0 है और बंदर किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो अब आप देखिएगा इसमें इक्वेशन कैसी बनेगी। भाई ऊपर जा रहा है मतलब t ज्यादा होगा mg से, तभी तो ऊपर जा रहा है, यानी कि t माइनस mg, इनका जो डिफरेंस होगा उसे गति वाला बल मिलेगा ma, और a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 है। मैंने इक्वेशन बना दी है, यानी कि t इज इक्वल टू ऐसी स्थिति में डायरेक्ट क्या लिख दूंगा मैं, सीधा mg कह दूंगा। और अगर मैं t इज इक्वल टू mg कह दिया है तो देखो m 40 है, g 10 है, तो ये हो गया है 400 न्यूटन। यहां इस स्थिति में भी आप क्या देख रहे हैं कि जो t है वो लेस देन 600 न्यूटन है, यानी कि यूं कह सकता हूं t इज लेस देन t मैक्सिमम। इसलिए इस स्थिति में भी रस्सी नहीं टूटेगी। यानी इन तीन जो स्थितियां अपन ने पढ़ ली हैं, उनमें से 2 स्थितियों में तो रस्सी नहीं टूटेगी, सेकंड में और थर्ड में। और फर्स्ट जो स्थिति है उसमें रस्सी टूटेगी, क्योंकि फर्स्ट स्थिति में जिसमें कि 6 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से बंदर ऊपर चढ़ रहा है, उसमें रस्सी के टूटने की पूर्ण संभावना है। क्यों? क्योंकि 600 न्यूटन पर रस्सी टूट जाएगी, जबकि वहां बल कितना लग रहा है भाई, 640 न्यूटन, यानी कि रस्सी टूटनी है। और बाकी की 2 स्थितियों में रस्सी नहीं टूट रही है। अब अपन बात करेंगे इसके नंबर 4 जो चौथा जिसका पार्ट है, उसकी ओर अपन बात करते हैं। देखो नंबर 4 के अंदर ये क्या कहते हैं, आप इनको जब नोट कर लें। नंबर 4 पार्ट देखिए, नंबर 4 के अंदर क्या कह रहे हैं, बंदर लगभग मुक्त रूप से गुरुत्व बल के प्रभाव में रस्सी से गिरता है। नंबर 4, जब बंदर मुक्त रूप से गुरुत्व बल के प्रभाव में
जब बंदर मुक्त रूप से गुरुत्व बल के प्रभाव में रस्सी से गिरता है, के प्रभाव में रस्सी से गिरता है। ये लो भाई, चौथा और लास्ट पार्ट है। अगर मुक्त रूप से गिर रहा है तो अपन यूं कह सकते हैं कि उसकी स्थिति भारहीनता की स्थिति में आ गई है। यानी कौन सी स्थिति आ गई उसकी? भारहीनता। यानी कि वो भारहीनता की स्थिति के अंदर क्या हो रहा है? गिर रहा है। और अगर भारहीनता की स्थिति के अंदर अगर मुक्त रूप से गिर रहा है तो देखिए उसके ऊपर बल क्या होगा भाई? यानी भारहीनता की स्थिति, बल का मान क्या हो गया? उसके ऊपर गुरुत्व बल 0 हो जाएगा। तो अब देखो, पहले जब बंदर मुक्त रूप से गुरुत्व बल के प्रभाव में रस्सी से गिरता है तो देखो भाई, आप जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरने पर ए का मान किसके इक्वल होगा? जी के, यानी कि त्वरण गुरुत्व के बराबर होगा। और ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि T इजिकल टू एम जी माइनस ए। अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं तो आप गौर कीजिएगा, क्योंकि आपने अभी देखा था कि जब ऊपर से नीचे आ रहा था, जो अपने पास केस कौन सा लिया था अपन ने? वो बंदर जो एक स्थिति थी ऊपर से नीचे, जब बंदर 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल, और उससे पहले था जब बंदर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे उतर रहा था। तो याद करो एम जी माइनस टी इजिकल टू एम ए। तो यहां पर इस स्थिति में ये जो फॉर्मूला है टी इजिकल टू एम जी माइनस ए, तो देखो यहां आप मान रख के देखें तो जी की वैल्यू, ए की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? जी के। तो इसका मतलब टी इजिकल टू क्या हो गया? 0। यानी रस्सी में तनाव क्या है? 0 है। अर्थात यूं कह सकता हूं कैसी स्थिति है भाई? भारहीनता की स्थिति है। तो यहां पर भी क्या होगा? रस्सी नहीं टूटेगी। रस्सी नहीं टूटेगी। तो अपन ने क्या देखा कि यहां अपने पास 33वां है जो क्वेश्चन, उसके चारों भाग अपन ने इसके क्या कर लिए हैं? सोल्व कर लिए हैं। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। उस क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि दीवार के सहारे कोई 2 गुटके रखे हुए हैं, गुटका ए और गुटका बी है। तो आप इसको क्वेश्चन को नोट कीजिए। अपन ने चारों स्थितियां चेक कर ली। देखो कौन सी? जब 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से बंदर ऊपर जा रहा था, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से बंदर कहाँ है? नीचे आ रहा था, नियत चाल से ऊपर जा रहा था और मुक्त रूप से गिर रहा था। चारों स्थिति अपन ने डिस्कस कर ली है। उनमें से पहली स्थिति के अंदर रस्सी के टूटने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि वहां 600 न्यूटन से अधिक बल आ रहा था, 640 न्यूटन। बाकी और स्थितियों के अंदर 600 न्यूटन से क्या आ रहा है? कम ही बल आ रहा है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। यानी उसी टाइप से जैसा एक क्वेश्चन अपन ने याद हो तो अपन ने एक लिफ्ट वाला क्वेश्चन किया था कि उसमें किसी व्यक्ति का आभासी भार अपन ने ज्ञात किया था और उसमें भी अलग अलग स्थितियां आपके पास दी हुई थी। तो यहां अपन ने क्वेश्चन 33 तक के क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए हैं। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से, यानी कि 6 क्वेश्चन और अपन को भी इसके सोल्व करने हैं।